जी, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात करनी है अपने अगले टॉपिक की, जो कि है फीटल सर्कुलेशन के हवाले से। लास्ट वीडियोस के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि कैसे एम्ब्रियोलॉजिकली जो फीटस है, जो बच्चा है, वो कैसे बनता है। उसके अंदर ख़ास तौर पे हार्ट के रिलेटेड हम लोगों ने देखा था कि वो कैसे डेवलप करता है, उसकी सेप्टेशन कैसे होती है। हम लोगों ने एट्रियल सेप्टेशन देखी थी, फिर हमने वेंट्रिकुलर सेप्टेशन देखी थी। उसके हवाले से हम लोगों ने बातों को डिस्कस किया था। अगला हमारा जो टॉपिक है, और आप सबको पता है कि हम लोग फर्स्ट एड स्टेप 1 यूएसएमएल की किताब को समराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो पेड कोर्सेज जो हैं वो ज्वाइन नहीं कर सकते। दूसरा, जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, उन लोगों को ये कोर्सेज फ़ायदा देंगे। और उसी वाले से हमारी जो सीरीज़ का आगाज़ है वो हो चुका है। उसका आज हम लोग तीसरा लेक्चर लेकर आ गए हैं। आज का एक छोटा सा लेक्चर होगा, उसके बाद हम अगला जो मेन लेक्चर है उसकी तरफ आएंगे, जो कि होगा एनाटॉमी ऑफ द हार्ट। पहले मैं एक छोटा सा आप लोगों को ये टॉपिक कराना चाहता हूँ, जो कि है फीटल सर्कुलेशन के हवाले से। फीटल सर्कुलेशन क्या है, आइए इसको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बुक मैं चलूँगा, ताकि कोई भी वो ना रहे, प्रॉब्लम ना आए आप लोगों को, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी होती हैं, मेडिकल नॉलेज बहुत वास्ट है। आगे पीछे जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ सकती हैं, लेकिन मैं इस बुक के हवाले से टू द पॉइंट रहना चाहता हूँ। सही है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट मैं ज़रा बैकग्राउंड को ठीक कर लूँ, पीछे से बुक जो है वो सही तरीके से पूरी नहीं आ रही। जी, नाउ इट्स फाइन, परफेक्टली। तो अब हम बात करते हैं फीटल सर्कुलेशन की। देखिए, फीटल सर्कुलेशन क्या है, कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल इजी सा टॉपिक है। हम लोगों ने देखना है कि कैसे अब एक बच्चा है, पहले तो एक अडल्ट को देखें। एक अडल्ट कैसे जो है वो अपनी गैसेस एक्सचेंज करता है, कैसे न्यूट्रिएंट्स लेता है। ऑफ कोर्स एक जो अडल्ट हो गए, जैसे आप और मैं हैं, हम खाना खाते हैं तो हम खुराक लेते हैं, हम सांस लेते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को अपने जिस्म से बाहर निकालते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता रहता है। लेकिन बच्चा जो वॉर्म के अंदर है, मदर के अंदर है, उसने कैसे इस सब सिस्टम को चलाना होता है, वो कम्प्लीटली अपनी मदर के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि मदर उसको ऑक्सीजन भी दे, उसको न्यूट्रिएंट्स भी दे। तो वो कैसे आती हैं, ऑफ कोर्स कोई ना कोई कनेक्शन होना चाहिए मदर का विद फीटस, विद बेबी, जिससे हमारे पास ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स और वो वगैरह आएंगे। तो उसी के हवाले से हम लोगों ने देखना है कि बच्चे में वो कैसे न्यूट्रिएंट्स आते हैं और कैसे हमारे पास, पार्टिकुलरली हम ब्लड की बात करेंगे, क्योंकि ब्लड में न्यूट्रिएंट्स भी आ रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी जा रही होती है और ऑक्सीजन भी आ रही होती है। सारे के सारे मैकेनिज्म ब्लड के अगर यही हो रहे होते हैं, तो हम लोगों ने वही पार्टिकुलरली देखना है कि कैसे फीटल सर्कुलेशन होती है, क्या ख़ास है उसका, और क्या हमारे अंदर वो चीज़ें नहीं होती जो फीटस के अंदर होती हैं, जो उसको एक कैपेसिटी देती हैं, एक एज देती हैं कि वो मदर के वॉर्म के अंदर भी सर्वाइव कर सकता है, वहाँ से भी न्यूट्रिएंट्स ले सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फीटल सर्कुलेशन का टॉपिक। सबसे पहला जी पॉइंट है हमारे पास, ब्लड इन अम्बुलिकल वेन हैज़ अ partial pressure of oxygen 30 mmHg and is 80% saturated with oxygen। अब बात आपने याद रखनी है वेन और आर्टरी के हवाले से। वेन क्या होती है आम हालात में, वैसे ही हम, अगर मैं आपसे पूछूं वेन क्या होती है, तो वेन एज अ मेडिकल स्टूडेंट आप लोगों को पता है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर हार्ट की तरफ आती है। उसके अंदर मोस्टली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक्सेप्शंस आर देयर। और उन्हीं एक्सेप्शंस में से एक एक्सेप्शन ये भी है कि अम्बुलिकल वेन, जो कि मदर से आ रही होती है बेबी के अंदर, उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बजाय काफ़ी सैचुरेटेड ब्लड होता है विद ऑक्सीजन। ठीक है, वो डीऑक्सीजनेट नहीं होता बल्कि ऑक्सीजनेटेड होता है। आप देख सकते हैं 80% सैचुरेशन है ऑक्सीजन की इसके अंदर, हालांकि ये वेन है। तो वेन का कंसेप्ट अगर आप लोगों ने लेना हो, तो वेन का कंसेप्ट ये होता है डियर स्टूडेंट्स के, वेन वो स्ट्रक्चर है, ये असूल कहीं पे ब्रेक नहीं होता, इसके एक्सेप्शन नहीं है। वेन वो स्ट्रक्चर होता है जो कि टूवर्ड द हार्ट आ रहा होता है, इर्रिस्पेक्टिव कि उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, तो अभी आप लोग इसको इस हवाले से याद रखिए। बहुत सारे बच्चों ने इस हवाले से याद रखा होता है डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड। वहाँ पे आपके पल्मोनरी वेन्स के अंदर अगर आप लोग देखें, वहाँ पे भी ये रूल ब्रीच हो रहा होता है, ऑक्सीजनेटेड नहीं होता उसके अंदर, ऑक्सीजन सॉरी डीऑक्सीजनेटेड नहीं होता, ऑक्सीजनेटेड होता है। लेकिन ये असूल हमेशा कायम रहता है कि वेन्स जो होती हैं वो ब्लड, सॉरी वेव्स जो सी होती हैं वो किधर को जा रही होती हैं, टुवर्ड द हार्ट, ब्लड को लेकर जा रही होती है, रिगार्डलेस कि वो ब्लड किस किस्म का है। ठीक है,
तो ये असूल आप लोग इस तरह से याद रखें वेन्स के हवाले से। अब यहाँ पर भी देखें तो अम्बिलिकल वेन कहाँ से आ रही है, इसको अम्बलाइकल भी बोलते हैं, अम्बिलिकल भी बोलते हैं, किसी भी तरीके से आप प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। तो अम्बिलिकल वेन जो है उसके अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन सैचुरेशन 80% होती है, ठीक है, और पार्शियल प्रेशर भी उसने लिखा हुआ है। अब होगा ये कि इसने लेकर जाना है ब्लड किधर को, बेबी की तरफ, ठीक है, बेबी इसमें से ऑक्सीजन वगैरह न्यूट्रिएंट्स वगैरह सक करेगा, ओके, और वो ऑक्सीजन वगैरह न्यूट्रिएंट्स वगैरह सक करके जो वापस भेजेगा उसको बोलते हैं अम्बिलिकल आर्टरीज दैट हैज़ लो ऑक्सीजन सैचुरेशन, क्लियर। तो ये हमारी पहली जो है वो लाइन हो गई। अब आगे हम लोगों ने देखना है कुछ इंपॉर्टेंट्स को मैं हाईलाइट कर दूं आप लोगों के लिए, ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया है जनाब। आगे जी 3 इम्पोर्टेंट शंट्स के हवाले से हम लोगों ने बात करनी है, 3 इम्पोर्टेंट शंट्स। आई थिंक कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा इमेज भी दिखा दूं साथ साथ के। ये देखें जी, ये मेरे पास प्लेसेंटा है जो कि अटैच होता है फीमेल मदर के साथ, और उसमें से निकल रही होती हैं ये आगे फीटस, ये सारा का सारा फीटस की सर्कुलेशन स्टार्ट होगी, ये फीटस का हार्ट है, फीटस का लिवर है। तो ये अम्बलाइकल वेन आ रही है, देखें आप, रेड रेड आपको नज़र आ रही है, ऑक्सीजन इसके अंदर रिच्ड ऑक्सीजन रखती है ये, ठीक है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है इसके अंदर। तो ये यहाँ पे आ रही है और यहाँ से ये बाईपास करती हुई हार्ट की तरफ जा रही है, और हार्ट से ये फिर बॉडी की तरफ जा रहा है। अब कैसे जा रहा है मैं आपको बताता हूँ। पहले आपने ये असूल मैंने आपको बता दिया, याद रखना है कि बेबी के अंदर अपने फेफड़े काम नहीं कर रहे, उसके बेबी के फेफड़े काम नहीं कर रहे, ठीक है, वो गैसियस एक्सचेंज नहीं कर रहा, तो फेफड़े काम नहीं कर रहे। फेफड़े किसके अंदर पड़े हुए हैं, एक फ्लूइड के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है। जाहिर है बेबी जब वॉर्म के अंदर होता है वहाँ पे फ्लूइड होता है, ठीक है। अब वो जो फ्लूइड है वो मौजूद है इर्द गिर्द वहाँ पे, तो ब्रीदिंग नहीं हो सकती, तो लंग्स के अंदर भी फ्लूइड फिल्ड होता है, ठीक है, बेबी के। अब होता ये है कि वहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप देखें एयर में आप हाथ इधर उधर हिलाएं बिल्कुल आसानी से हिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर कोई सॉलिड चीज़ हो, लिक्विड चीज़ हो, हाथ हिलाना मुश्किल होता है, इसीलिए रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है लंग्स में बेबी के। पॉइंट याद रखिएगा, आगे मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। 3 इम्पोर्टेंट शंट्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर तो ब्लड डेजिग्नेटेड रूट की बजाय शॉर्टकट मारे या किसी को कहीं और से गुजरने की कोशिश करे, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं शंट। तो 3 इम्पोर्टेंट शंट होते हैं जो बेबी की सर्कुलेशन जब हम लोग देखते हैं तो उसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। पहला शंट, blood entering fetus through the umbilical vein is conducted via the ductus venosus into the inferior vena cava bypassing hepatic circulation। पॉइंट ये याद रखें, होता ये है कि न्यूट्रिएंट्स हमारे पास कहाँ से आते हैं, न्यूट्रिएंट्स हमारे पास आते हैं गट से, ठीक है, हमारी जीआईटी में से। तो जीआईटी के जितने भी न्यूट्रिएंट्स रिच ब्लड होता है वो पहले जाता है लिवर की तरफ, और लिवर से उसके अंदर फिल्ट्रेशन होती है, उसके बाद वो जाता है इन्फीरियर वेना केवा के अंदर, और इन्फीरियर वेना केवा से वो चला जाता है किधर, हार्ट की तरफ। बेबी के अंदर ऐसा नहीं होता। बेबी में अब जो रोल प्ले करना था जेआईटी ने, वो प्लेसेंटा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स रिच जो है ब्लड वो दे रहा है थ्रू अम्बिलिकल वेन। अब वो डायरेक्टली होना तो ये चाहिए था जैसे हमारे अंदर होता है कि पहले ये लिवर के अंदर जाए, वहाँ से फिल्ट्रेशन और बाद में हार्ट की तरफ जाए। यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक शंट बनाया हुआ है, वो डायरेक्टली लिवर में जाने की बजाय क्या करता है, साइड से बाईपास होके एक थोड़ा सा लिवर की तरफ भी जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन एक शंट के ज़रिए जिसको हम लोगों ने बोला है डक्टस विनोसस। इस शंट का नाम, ये शंट के नाम आप लोगों ने याद रखने हैं। नंबर 1 शंट हम लोगों ने देखा डक्टस विनोसस, जो कि अम्बलाइकल वेन को डायरेक्टली खोल देता है किसके अंदर, इन्फीरियर वेना केवा के अंदर। इन्फीरियर वेना केवा क्या है, जो कि ब्लड लेकर जाएगी राइट एट्रियम के अंदर, ओके क्लियर। अब ब्लड आ गया इन्फीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम के अंदर। अब बताएं आप लोग, नॉर्मल ह्यूमन के अंदर किधर को जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर, राइट वेंट्रिकल से किधर को जाएगा, लंग्स की तरफ जाएगा। लेकिन आप लोगों ने देखा कि अम्बलाइकल वेन के अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड है, न्यूट्रिएंट्स रिच ब्लड है, तो अब लंग्स में जाने की इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से भी बाईपास करेगा, राइट वेंट्रिकल में जाने की बजाय डायरेक्टली किधर चला जाएगा, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ, थ्रू एन अदर ओपनिंग कॉल्ड एज फोरामेन वैली। तो हमारा दूसरा पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचिंग द हार्ट वाया द इन्फीरियर वेना केवा इज डायरेक्टेड थ्रू द फोरामेन वेल इनटू द लेफ्ट एट्रियम। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 2 हो गया।
बजाय वो ये करे कि लेफ्ट, यहाँ पे अगर आप लोग इमेज के अंदर देखें, आप लोगों को इमेज नज़र आ रही है, राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल की तरफ जाए और राइट वेंट्रिकल से वो लंग्स की तरफ जाए, ऐसा नहीं करता वो, बल्कि यहाँ से आप एरोस को भी देखें, राइट एट्रियम में आया तो डायरेक्टली यहाँ पे पिछली आप लोग देखें तो फोरामेन और वेल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ये वही वाला फोरामेन है। यहाँ से क्या करेगा, ब्लड यहाँ की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। ये कौन सा पोर्शन होगा, लेफ्ट एट्रियम वाला, और लेफ्ट एट्रियम से कहाँ को जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ को जाएगा, अयोटा के अंदर। क्लियर। अब ये तो होगी इंफीरियर वेना के बाद, जहाँ से ऑक्सीजन रिच ब्लड आ रहा है, तो सुपीरियर वेना के बाद भी किसी के साथ अटैच होगी, सुपीरियर वेना के बाद तो बॉडी के साथ अटैच होती है, ब्रेन के साथ अटैच होती है, अदर टिश्यूज़ के साथ अटैच होती है। क्या वो किसी ऑक्सीजन रिच किसी स्ट्रक्चर के साथ अटैच है, तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सुपीरियर वेना के बाद ये डायरेक्टली आएगी राइट एट्रियम में खुलेगी। अब इसका जो ब्लड होगा, क्या वो इधर से बाईपास करेगा? हाँ, हो सकता है, लेकिन आपके समझाने के लिए ये बात कर रहे हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो इसको जाना चाहिए किधर, लंग्स के अंदर। ठीक है, लंग्स में जाने के लिए क्या करेगा, लंग्स में जाने के लिए अभी आप कहेंगे आपने कहा है कि लंग्स के अंदर नहीं जाना, तो सुनिए बात को सुनिए। राइट एट्रियम के अंदर ये ब्लड आएगा, राइट एट्रियम से इसने किधर को जाना है, राइट वेंट्रिकल के अंदर जाना है, राइट वेंट्रिकल से अब ये किधर को जाएगा, लंग्स की तरफ। लंग्स की तरफ जाने के लिए इसने कौन सी आर्टरी का सहारा लेना है, पल्मोनरी आर्टरी, तो ब्लड को हम भेज देंगे पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। लेकिन मैंने आपको कहा कि लंग्स जो हैं उसमें हाई रेजिस्टेंस है, वहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, वो फ्लूइड फील्ड है, उनके अंदर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ना जा सकता है, बिल्कुल हाई रेजिस्टेंस इन्वायरमेंट है, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। तो इसी वजह से अल्लाह ताला ने यहाँ पे क्या रखा है, एक और शंट रखा जिसका नाम है डक्टस आर्टेरियोसिस। डक्टस आर्टेरियोसिस, यही हमारा थर्ड नंबर पॉइंट है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वेना के बाद पास थ्रू द राइट एट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल, देन मेन पल्मोनरी आर्टरी, फिर डक्टस आर्टेरियोसिस के जरिए डिसेंडिंग अयोर्टा। शंट इज ड्यू टू हाई विटल पल्मोनरी आर्टरी रेजिस्टेंस। डक्टस आर्टेरियोसिस यहाँ पे होगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, जो कि इस ब्लड को लेके किसके अंदर डायरेक्टली खोल देगा, ये कनेक्शन जो है ये किधर खोलेगा है इसको, ये शंट इसको डायरेक्टली खोल देगा अयोटा के अंदर। क्लियर डियर स्टूडेंट। अब ये ब्लड लंग्स की तरफ नहीं जा रहा, बल्कि इस रास्ते के जरिए, इस रास्ते का नाम है डक्टस आर्टेरियोसिस, इसको हम शंट बोलते हैं, एक एक्स्ट्रा रास्ते को। ठीक है, तो अब ये डायरेक्टली किसके अंदर चला जाएगा, ब्लड अयोटा के अंदर। क्लियर, आप लोगों को समझ आ रही है बात की, कि बिल्कुल ईजी है। एक हम लोगों ने शंट देखा, लिवर के अंदर ब्लड नहीं गया, थोड़ा सा गया, मोस्टली ब्लड उसको बाईपास करते हुए इंफीरियर वेना केवा के अंदर आया थ्रू डक्टस वेनोसस। ठीक है, फिर ब्लड लंग्स की तरफ नहीं गया क्योंकि वो ऑक्सीजन रिच था, न्यूट्रिएंट रिच था, वो किधर चला गया, बाईपास करते हुए राइट वेंट्रिकल को, लंग्स को, थ्रू फोरामेन वैली। दूसरा शंट हमारा फोरामेन वैली के जरिए वो किधर आ गया, राइट वेंट्रिकल के अंदर, सॉरी लेफ्ट एट्रियम के अंदर, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और उसके बाद अयोटा के अंदर। तीसरा मैंने आपको बताया कि ब्लड सुपीरियर वेना के से आया, अब उसने किधर को जाना है, लंग्स के अंदर जाने की कोशिश करेगा थ्रू राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से वो किधर को खुलेगा, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। पल्मोनरी आर्टरी नहीं आगे से जुड़ना है किसके साथ, लंग्स के साथ, लेकिन वो जुड़ी हुई है, लेकिन सॉरी वो उसके साथ अटैच है लंग्स के साथ, लेकिन लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से ब्लड वहाँ पे जाने की सकत नहीं रखता, जिसकी वजह से एक रास्ता बनाया हुआ है अल्लाह ताला ने, जिसको हम लोगों ने बोला है डक्टस डक्टस आर्टेरियोसिस। डक्टस आर्टेरियोसिस के ज़रिए क्या होगा, ये ब्लड मूव करेगा इन द अयोटा, दोबारा से अयोटा। अब देखें ये मिक्स हो रहा है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो रहा है। ठीक है, तो बेबी के अंदर एक इस तरह का मैकेनिज्म होना चाहिए जो कि इस पुअरली, मतलब कि फुली ऑक्सीजनेटेड ब्लड थोड़ी है जिस तरह हमें मिलता है। तो आप देख रहे हैं मिक्स हो रहा है ब्लड, तो इस ब्लड में से भी वो कैपेसिटी रखे इसके ब्लड कि वो इसमें से भी ऑक्सीजन निकाल ले, मैक्सिमम ऑक्सीजन निकाल ले। तो ये मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा किधर, हीमाटोलॉजी का जब हमारे पास चैप्टर आएगा उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि हाउ, किस तरह अल्लाह ताला ने डिज़ाइन किया हुआ हीमोग्लोबिन को, जो कि इस ब्लड में से भी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन निकालने की सकत रखती है। ओके, वो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। एनी हो, हम अपने टॉपिक के ऊपर ही रहते हैं। अगला हमारा पॉइंट जो यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि आप चलें इधर आते हैं। एट बर्थ इन्फेंट टेक अ ब्रेथ, जब पैदाइश हो जाती है, अब पैदाइश की बात कर रहा है, जब पैदाइश होगी बच्चे की, डिक्रीज रेजिस्टेंस इन द पल्मोनरी वास्कुलेचर। मैंने आपको बताया जैसे ही पैदाइश होगी बच्चे की तो लंग्स को काम करना स्टार्ट कर देंगे, लंग्स डायरेक्ट। ठीक है, उनकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी।
ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इंक्रीज लेफ्ट एट्रियल प्रेशर वर्सेस राइट एट्रियल प्रेशर। लेफ्ट एट्रियल प्रेशर जो होगा वो बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू राइट एट्रियल प्रेशर, क्योंकि अब लेफ्ट एट्रिया ने ब्लड को भेजना है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल से उसने जाना है बॉडी की तरफ, तो लेफ्ट साइड वाला प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से लास्ट लेक्चर, अगेन लास्ट लेक्चर, मैंने आपको कहा था ये वन वाल्व है। फोरामेन ओवैली क्या है, वन वाल्व है। एक तरफ से ब्लड तो जाएगा, लेकिन जैसे ही दूसरी तरफ से ब्लड आने की कोशिश करेगा लेफ्ट से राइट की तरफ, वो बंद हो जाएगा नॉर्मली बंदों के अंदर, ठीक है। कईयों के अंदर नहीं भी होता, ठीक है, वो भी हम बात करते हैं, जिसको हम पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस बोला था, वो बंद नहीं होता। उसके बाद क्या हुआ जनाब, लेफ्ट एट्रियल प्रेशर बढ़ गया राइट एट्रियल प्रेशर से। उसके बाद क्या हुआ, फोरामेन ओवैली क्लोज हो गया, नाउ कॉल्ड एज फोसा ओवैलस, उसको हम फोसा ओवैलस बोलना स्टार्ट कर देंगे। इंक्रीज इन ऑक्सीजन फ्रॉम रिस्पायरेशन, जैसे ही ऑक्सीजन अब रिस्पायरेशन के जरिए आएगी, एंड डिक्रीज इन प्रोस्टाग्लैंडिन फ्रॉम द प्लेसेंटल सेपरेशन, प्लेसेंटा प्रोस्टाग्लैंडिन जिसको दे रहा था, जैसे प्लेसेंटा से बेबी डीटैच हुआ तो प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन कम हुई और क्लोजर ऑफ द डक्टस आर्टेरियोसिस हो गया। ये जो अटैचमेंट थी नंबर 3 वाली, जिसके ज़रिए राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है लंग्स की तरफ जाने की बजाय डायरेक्टली एओर्टा की तरफ आता था, ये बंद हो जाएगी। पहले कौन सी बंद हुई, फोरामेन ओवैली बंद हुआ, और प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो कम हुए, जिसकी वजह से फोरामेन ओवैली बंद हुआ। उसके बाद ये डक्टस आर्टेरियोसिस भी बंद हो गया, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये शंट जो है ये बंद हो जाएंगे एक अडल्ट इंडिविजुअल के अंदर। तो ये सारे का सारा मैंने आपको पढ़ के सुना दिया और समझ भी लिया आप लोगों ने, क्लियर। तो आगे है मेरे पास एनसिड्स, जैसा कि इंडोमेथासिन, आइबुप्रोफेन और एसिटामिनोफेन हेल्प क्लोज द पेटेंट डक्टस आर्टेरियोस। बाय द वे, वाई एनसिड आर यूज टू क्लोज द पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस क्या है, कि डक्टस आर्टेरियोसिस बंद ना हुआ। डक्टस आर्टेरियोसिस क्या है, जिसने पल्मोनरी आर्टरी को एओर्टा के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ये वाला नंबर 3 शंट। तो ये अभी मैंने आपको बताया कि ये किस वजह से ओपन रहता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से। तो एनसिड क्या करती हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन को कम करती हैं कि नहीं करती, बिल्कुल करती हैं। फार्माकोलॉजी का कंसेप्ट है ये, प्रोस्टाग्लैंडिन को कम करती हैं। तो इसीलिए एनसिड को हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं अगर कुछ लोगों के अंदर डक्टस आर्टेरियोसिस सही तरीके से बंद ना हो। ओके, तो डक्टस आर्टेरियोसिस को बंद करने के लिए पेटेंट कहते हैं रिमेन, मतलब कि ओपनड, ठीक है, वो बंद ना हो, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, एक फैंसी नाम दिया हुआ पेटेंट। तो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, एनसिड वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन कम होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ओवरऑल डक्टस आर्टेरियोसिस बंद हो जाएगा। क्या हो, डक्टस आर्टेरियोसिस बंद हो जाए तो उसके रिमेनिंग हमें कुछ नज़र आता है कि वो बंद था, यहाँ पे था, असरात उसके नज़र आते हैं, एक हेल्दी इंडिविजुअल बिल्कुल आते हैं, किसकी शक्ल में, लिगामेंट आर्टेरियोसम के शक्ल में, जिसको हम लोग बोलते हैं रेमनेंट है किसका, डक्टस आर्टेरियोसिस का। अडल्ट इंडिविजुअल के अंदर अगर आप लोगों ने देखना हो कि कहाँ पे डक्टस आर्टेरियोसिस था, तो आप लोग लिगामेंट को देख सकते हैं, जिसका नाम है लिगामेंट आर्टेरियोसम, ठीक है। ओके जी, क्लियर हो गया। एंडोमेथासिन एंड इन पीडीए, तो एंडोमेथासिन हमारे पास किसके इसको निमोनिक के तौर पे यहाँ पे बताया गया है कि एंड करती है किसको, पीडीए को, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, किए गए एनसिड के हवाले से पॉइंट बताया गया, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एंड E2 की पीडीए ओपन, तो प्रोस्टाग्लैंडिन E1 और E2 क्या करती हैं, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस बना के रखती हैं उस डक्टस आर्टेरियोसिस को। ये जो कनेक्शन था, दोबारा से मैं आप लोगों को दिखा लूँ, पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा वाला, इसको बंद नहीं होने देती। तो बहुत 3-4 बार इसने यहाँ पे इसको बयान किया मुख्तलिफ तरीक़ों से, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने याद रखना। अब आते हैं आगे, क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया, सारी बातें क्लियर होगी, बिल्कुल ईजी पीजी कंसेप्ट है। आगे आ जाते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लिगामेंट आर्टेरियोसम हम एडल्ट के अंदर देख सकते हैं एज अ रेमनेंट ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस, कि यहाँ पर डक्टस आर्टेरियोसिस मौजूद था, ठीक है। जैसा कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जो अपेंडिक्स है वो भी कोई चीज़ थी जिसकी वो रेमनेंट है। इसी तरह टेल बोन के वाले से बातें हैं कि इंसान की कभी दुम हुआ करती थी, ये वो मुख्तलिफ थ्योरीज़ हैं, ठीक है, वो तो थ्योरीज हैं, लेकिन ये प्रूव्ड चीज़ है कि लिगामेंट आर्टेरियोसम जो है ये किसकी रेमनेंट है। रेमनेंट बोलते हैं कि पहले वो एक स्ट्रक्चर था, बाद में वो बंद हुआ, तो अब उसकी याददाश्त रह गई है, ठीक है। तो किसकी याददाश्त है, लिगामेंट आर्टेरियोसम डक्टस आर्टेरियोसिस की, ठीक है, लिगामेंट आर्टेरियोसम डक्टस आर्टेरियोसिस, क्लियर। अब इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ों की याददाश्तों के बारे में हम लोगों ने देखना है कि वो अडल्ट के अंदर हमें किस शक्ल में देखने को मिलती हैं। तो आइए देखते हैं, डक्टस आर्टेरियोसिस हम लोगों ने पढ़ा, आप लोग बताएं किसकी शक्ल में मौजूद होगा, लिगामेंट आर्टेरियोसम की शक्ल में, ठीक है। नियर द लेफ्ट रिकर्डेंट लेरेंजियल नर्व, लेफ्ट रिकर्डेंट लेरेंजियल नर्व के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे जाके, जब हम
लेरिंक्स के हवाले से बात करेंगे, ठीक है। ये खास किस्म की नर्व होती है जो कि नीचे को जाके फिर ऊपर को आती है, इसलिए इसको हम लोग रिकरेंट बोलते हैं। तो एक क्री भी होती है लिगामेंट आर्टेरियोसम के, ठीक है, क्लियर। आगे है जी डक्टस वेनोसस। डक्टस वेनोसस क्या था? डक्टस वेनोसस अगर आप लोगों को याद हो, ये वो जगह थी जहाँ पे ये ब्लड वेसल आ रही थी, ये अम्बलाइकल वेन आ रही थी, उसने बाईपास किया था लिवर को और वो डायरेक्टली खुली थी इन्फीरियर वेना के के अंदर, इसको बोलते हैं डक्टस वेनोसस। तो डक्टस वेनोसस का भी कोई ना कोई रेमनेंट होना चाहिए, उसका रेमनेंट है जी लिगामेंट वेनोसम। लिगामेंट वेनोसम ये हम जब लिवर के लिगामेंट्स को पढ़ेंगे वहाँ पे क्लियरली हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद आ गया फोरामेना वैली। फोरामेना वैली बाद में क्या बन जाता है जब वो क्लोज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं फोसा वेलनेस। कई लोगों के अंदर नहीं भी बंद होता, ठीक है, उसका नाम क्या होता है? एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के अंदर हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। पेटेंट फोरामेना वैली इसको बोलते हैं। तो ये हमारे पास कहाँ पे हम पढ़ेंगे? एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के अंदर, ओके। उसके बाद मेरे पास आ गया एलेंटोइस, जिसको हम लोग जो के साथ अटैच होता है किसके साथ? ओरेकस के साथ, ठीक है। इनका जो रेमनेंट होता है उसको हम बोलते हैं मीडियन अम्बलिकल लिगामेंट, ठीक है। मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट हम लोग देख सकते हैं। ओरेकस इज द पार्ट ऑफ एलेंटोइस बिटवीन द ब्लैडर एंड अम्बलाइकस। अम्बलाइकस के हवाले से, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने अम्बलाइकल वेन की बात की है, तो ये तमाम के तमाम स्ट्रक्चर इसके साथ अटैच होते हैं, जो कि इसको आगे से अटैच कर रहे होते हैं किसके साथ? ब्लैडर के साथ। और उन्हीं के दरमियान एक स्ट्रक्चर पड़ा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओराकस, ठीक है। ओराकस बोल रहे हैं, यूराकस बोल रहे हैं, कुछ भी आप लोगों की प्रोनाउंसिएशन उस वाले से। बात यह है कि आपको सीधे सीधे एमसीक्यूज आएंगे और सीधे सीधे आप लोगों ने जवाब देने हैं कि एलेंटोइस और ओराकस का जो है ना वो अडल्ट के अंदर हमें कैसे देखने को मिलेगा, उसका क्या रेमनेंट होता है, वो किसका रेमनेंट है, ठीक है। तो आप लोगों ने बताना है कि मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट है जी, वो एलेंटोइस और ओराकस का रेमनेंट है, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह आप लोगों को मुख्तलिफ पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, इस हवाले से पूछा जा सकता है, उस हवाले से पूछा ये किसका रेमनेंट है और ये किसका रेमनेंट है और ये किसकी जी किस चीज़ की तरफ निशानदही कर रहा है। तो ऐसे आप लोगों को मुख्तलिफ क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद अम्बलाइकल आर्टरी और अम्बलाइकल वेन के हवाले से पूछा गया। अम्बलाइकल आर्टरी का रेमनेंट क्या होगा? पोस्ट नेटल डेरिवेटिव क्या होगा? सॉरी मैं रेमनेंट बोल रहा हूँ बार बार, रेमनेंट तो असल में ये हैं, ठीक है। क्लियर आप लोगों को समझ आ रही है ना कि मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट किसका रेमनेंट है? अम्बलाइकल आर्टरीज का, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसको इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं, मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट। उसके बाद है जी अम्बलाइकल वेन। अम्बलाइकल वेन का क्या है जी? बड़े एडल्ट के अंदर क्या देखने को मिलेगा? लिगामेंट टीरीज हेपेटस, ये भी जिसको हम राउंड लिगामेंट बोलते हैं। जब हम लोग लिवर के लिगामेंट्स को पढ़ेंगे तब हम इसको बताएंगे। और ये कहाँ पे मौजूद है? कंटेन इन फाल्सीफॉर्म लिगामेंट। फाल्सीफॉर्म लिगामेंट एक कोर लिगामेंट लिवर का, इसलिए लिवर के लिगामेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट के हामिल हैं। इनको हम लोग देखेंगे जब हम लोग लिवर के लिगामेंट्स को पढ़ रहे होंगे, तो क्लियर। तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया मुख्तलिफ़ चीज़ों को, मैंने आपको बता भी दिया कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। यहाँ पे देखें, पहले है मेरे पास, मैंने आप लोगों को 3 शंट बता दिया, डक्टस आर्टेरियोसिस, डक्टस वेनोसिस, फोरामेना वैली, ठीक है। मैंने कहा अडल्ट के अंदर अगर आप लोगों ने देखना हो कि इनके क्या हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं जो इनको शो कर रहे हैं, जब अडल्ट के अंदर हम लोग अगर इनको देखना चाहें तो डक्टस आर्टेरियोसिस को हम लोग कैसे देख सकते हैं अडल्ट के अंदर? लिगामेंट आर्टेरियोसम की शक्ल में। डक्टस वेनोसिस को किसकी शक्ल में देख सकते हैं? लिगामेंट वेनोसम की शक्ल में। फोरामेना वैली को किसकी शक्ल में देख सकते हैं? फोसा वैलस, क्लियर। आर्टेरियोसस, यहाँ पे भी आर्टेरियोसम, वेनोसस वेनोसम, ठीक है, वैल और वैलस, क्लियर। ये तो मिलते जुलते हैं। उसके बाद आ जाती है कहानी थोड़ी सी यहाँ पे ख़राब होती है, एलेंटोइस और ओरेकस। यहाँ पे एलेंटोइस और ओरेकस लिखने का मतलब ये है कि अम्बिलिकल लिगामेंट दो किस्म के हैं, एक मीडियन है और एक मीडियल है। यहाँ पे देखिए मीडियन लिखा हुआ है, तो मीडियन जब भी आएगा वो एलेंटोइस और ओरेकस के हवाले से होगा, ठीक है। जबकि मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट अम्बिलिकल आर्टरी के हवाले से होगा, क्योंकि अम्बिलिकल आर्टरी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि जो कि ब्लड वापस लेकर आती है, ठीक है। उसके बाद अम्बिलिकल वेन का हमारे पास क्या होगा? लिगामेंट टीरीज हेपेटस, राउंड लिगामेंट, जिसको हम लोगों ने देखना है जब हम लोग क्या पढ़ेंगे? लिवर के लिगामेंट्स को देखेंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये मेरे पास सारे के सारे लिगामेंट्स हो गए, और ये कहाँ पे मौजूद होता है? फाल्सीफॉर्म लिगामेंट के अंदर, ओके। और मैंने आपको बताया कि पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस क्या होता है? पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस ये होता है कि अगर तो ये वाला जो शंट है ये क्लोज ना हो और अगर फोरामेना वैली ना बंद हो तो उसको क्या बोलते हैं? पेटेंट फोरामेना वैली, ठीक है।
पेटेंट फोरामेन वैली और चीज़ है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस और चीज़ है, ठीक है। तो ये क्लियर आप लोगों ने डिफाइन करनी है इन चीज़ों को। पेटेंट फोरामेन वैली को रिसेप्टर डिफेक्ट के अंदर हम लोग देखेंगे। डक्टस आर्टेरियोसिस को ठीक करने का तरीका क्या होता है कि हम लोग एनसेड वगैरह यूज़ करते हैं। बाय द वे यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये वाला जो फोरामेन वैली था ये किस शक्ल क्यों बंद हुआ, डक्टस आर्टेरियोसिस क्यों बंद हुआ और ये क्यों बंद हुआ। फोरामेन वैली इसलिए बंद हुआ कि हमारे पास यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया लेफ्ट एट्रियम के अंदर, और जैसे ही ये प्रेशर बढ़ा तो ये वन वे वाल्व है, मैंने आप लोगों को पहले बताया। तो ये वापसी का कोई सवाल नहीं पैदा होता, अगर हेल्दी इंडिविजुअल है तो ये बंद हो जाएगा और बाद में उसको सील कर दिया जाएगा। जबकि डक्टस आर्टेरियोसिस के अंदर क्या था, प्रोस्टाग्लैंडिन इसको ओपन किए हुए थे। प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे ही कम होंगे, प्लेसेंटा से पहले आ रहे थे, जैसे ही वो उनकी कमी होगी तो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस बंद हो जाएगा। अगर ये बंद नहीं होता तो इसको हम बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। इसको बंद करने के लिए हम फिर बाहर से एक्सटर्नली एनसिड वगैरह यूज़ करते हैं ताकि प्रोस्टाग्लैंडिन कम हो और डक्टस आर्टेरियोसिस जो है वो क्लोज हो जाए। क्लियर, दैट्स ऑल।